लड़के की देह में राहत की एक लहर दौड़ गई और एल्केमिस्ट ने कुछ शब्द बुदबुदाए जो लड़के की समझ में नहीं आए। खौफ को अपने ऊपर काबिज मत होने दो, एल्केमिस्ट ने एक विचित्र से शालीन लहजे में कहा। अगर तुमने वैसा किया तो तुम अपने दिल से बात नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हवा में कैसे बदलूंगा। अगर कोई इंसान अपनी नियति को जी रहा होता है तो वो जानने लायक हर चीज को जान जाता है। एक ही चीज है जो किसी सपने को साकार होने को नामुमकिन बनाती है, नाकामयाबी का खौफ। मैं नाकामयाब होने से नहीं डर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद को हवा में कैसे बदलूंगा। ये तुम्हें सीखना होगा। तुम्हारी जिंदगी इस पर टिकी हुई है। लेकिन अगर मैं नहीं सीख पाया तो तुम अपनी नियति को साकार करने के बीच ही मर जाओगे। ये उन लाखों लोगों की तरह मरने से बहुत बेहतर है जो ये तक नहीं जानते थे कि उनकी नियतियां क्या थीं। लेकिन चिंता मत करो, एल्केमिस्ट ने कहा। आमतौर से मौत का खतरा लोगों को उनकी जिंदगियों के प्रति बहुत ज्यादा चौकन्ना कर देता है। पहला दिन बीत गया। पास में ही कहीं बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी और बहुत से घायलों को शिविर में लाया गया था। जो फौजी मर गए थे उनकी जगह दूसरे फौजियों ने ले ली और जीवन की गति जारी रही। मौत कुछ भी नहीं बदलती, लड़के ने सोचा। तुम बाद में भी कभी मर सकते थे, एक फौजी ने अपने एक साथी के शव से कहा। तुम तब भी तो मर सकते थे जब अमन कायम होने का ऐलान हो जाता, लेकिन किसी भी सूरत में तुम्हें मरना तो था ही। दिन के आखिर में लड़का एल्केमिस्ट की तलाश में निकल गया जो अपने बाज को रेगिस्तान में कहीं ले गया था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं खुद को हवा में कैसे बदलूं, लड़के ने दोहराया। याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। ये दुनिया परमेश्वर का सिर्फ वो पहलू है जो दिखाई देता है और कीमियागिरी का काम ही ये है कि वो इस दुनियावी स्तर के संपर्क को आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने बाज को खाना खिला रहा हूं। अगर मैं खुद को हवा में न बदल पाया तो हम लोग मर जाएंगे, लड़के ने कहा। फिर आप बाज को क्यों खिला रहे हैं? मरना तो तुम्हें है, एल्केमिस्ट ने कहा। मैं तो वैसे भी जानता हूं कि खुद को हवा में कैसे बदलूं। दूसरे दिन लड़का शिविर के करीब एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। संतरियों ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने पहले ही इस जादूगर के बारे में सुन रखा था जो खुद को हवा में बदल सकता था और इसलिए वे वैसे भी उसके करीब नहीं रहना चाहते थे। यूं भी वो उस रेगिस्तान को लांघकर भाग तो सकता नहीं था। उसने दूसरे दिन का दोपहर बाद का पूरा समय उस चट्टान पर बैठे बैठे रेगिस्तान को देखते हुए और अपने हृदय की आवाज सुनते हुए बिताया। लड़का जानता था कि रेगिस्तान उसके भय को महसूस कर रहा था। वे दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे। तीसरे दिन सरदार ने अपने अफसरों से मुलाकात की। उसने एल्केमिस्ट को उस बैठक में बुलाया और कहा, चलो चलकर उस लड़के को देखते हैं जो खुद को हवा में बदल लेता है। चलिए, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया। लड़का उनको उस चट्टान पर ले गया जहां उसने अपना पिछला दिन गुजारा था। उसने उन सब से बैठने को कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लड़के ने कहा। हमें कोई जल्दी नहीं है, सरदार ने जवाब दिया। हम रेगिस्तानी लोग हैं। लड़के ने क्षितिज की ओर देखा। दूर पर्वत दिखाई दे रहे थे और वहां रेत के टीले, चट्टानें और वे वनस्पतियां थीं जो एक ऐसी जगह पर जीने की जिद कर रही थीं जहां जीवन असंभव
प्रतीत होता था। वहां वो रेगिस्तान फैला हुआ था जिसमें वो महीनों से भटकता रहा था और जिसमें इतना सारा समय बिताने के बावजूद वो उसके सिर्फ थोड़े से हिस्से को जानता था। उस छोटे से हिस्से में उसे एक अंग्रेज मिला, कारवां मिले, कबीलाई युद्ध देखने को मिले और खजूर के 50,000 दरख्तों तथा 100 कुओं वाला एक नखलिस्तान मिला। आज तुम यहाँ क्या चाहते हो? रेगिस्तान ने उससे पूछा। क्या तुमने कल मुझे देखते हुए अपना पूरा दिन नहीं गुजार दिया था? कोई जगह है जहां तुम उस व्यक्ति को छिपाए हुए हो जिससे मैं प्यार करता हूं, लड़के ने कहा। इसलिए जब मैं तुम्हारी रेत की ओर देख रहा होता हूं तो मैं उस लड़की को भी देख रहा होता हूं। मैं उसके पास लौटना चाहता हूं और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि मैं खुद को हवा में बदल सकूं। प्यार क्या होता है? रेगिस्तान ने पूछा। प्यार तुम्हारी रेत के ऊपर बाज की उड़ान है, क्योंकि तुम उसके लिए एक हरा मैदान हो जहां से वो हमेशा अपना शिकार लेकर लौटता है। वो तुम्हारी चट्टानों को, तुम्हारे रेत के टीलों को और तुम्हारे पहाड़ों को जानता है और तुम उसका उपकार करते हो। बाज की चोंच मेरे टुकड़ों को खुद मुझे उठा ले जाती है, रेगिस्तान ने कहा। वर्षों से मैं उसके शिकार का ख्याल रखता आया हूं। मेरे पास जो थोड़ा सा पानी है वो उसको मुहैया कराता रहा हूं और फिर मैं उसको यह भी बताता रहता हूं कि उसका शिकार कहां पर है। और एक दिन जब मैं इस बात का आनंद ले रहा होता हूं कि उसका शिकार मेरी सतह पर फल फूल रहा है, वो आसमान से झपट्टा मारकर उस जीव को उठा ले जाता है जिसे मैंने रचा होता है। लेकिन शिकार की रचना भी तो तुमने इसीलिए की है, लड़के ने जवाब दिया। बाज का पोषण करने के लिए ही, और फिर बाज इंसान का पोषण करता है और अंततः वो आदमी तुम्हारी रेत का पोषण करेगा जहां एक बार फिर शिकार फलेगा फूलेगा। दुनिया इसी तरह चलती है, तो इसी को प्रेम कहते हैं। हाँ, यही है प्रेम। यही चीज शिकार को बाज में, बाज को इंसान में और इंसान को रेगिस्तान में बदलती है। यही चीज है जो रांगे को सोने में बदल देती है और यही चीज सोने को वापस धरती में लौटा देती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं, रेगिस्तान ने कहा। लेकिन तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारी रेत में कहीं पर एक स्त्री है जो मेरा इंतजार कर रही है और इसीलिए मुझे खुद को हवा में बदलना जरूरी है। रेगिस्तान ने कुछ पल उसे जवाब नहीं दिया। फिर उसने उससे कहा, मैं मदद के तौर पर तुम्हें अपनी रेत दे सकता हूं ताकि हवा उसे उड़ा सके, लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें हवा से मदद मांगनी होगी। हवा बहने लगी। कबीलाई लोग लड़के को दूर से देखते हुए आपस में किसी ऐसी जबान में बतिया रहे थे जिसे लड़का समझ नहीं सकता था। एल्केमिस्ट मुस्कुराया। हवा ने लड़के के पास पहुंचकर उसके चेहरे को छुआ। उसे रेगिस्तान के साथ हुई लड़के की बातचीत की जानकारी थी, क्योंकि हवाएं सब कुछ जानती हैं। वे पूरी दुनिया में बहती रहती हैं, जिसमें न उनका कोई जन्म स्थान होता है और ना ही कोई ऐसी जगह जहां वे मरती हों। मेरी मदद करो, लड़के ने कहा। एक दिन तुम मेरी आवाज मेरी प्रिया के पास लेकर गई थीं। तुम्हें रेगिस्तान और हवा की भाषा बोलना किसने सिखाया? मेरे हृदय ने, लड़के ने जवाब दिया। हवा के बहुत से नाम हैं। दुनिया के उस हिस्से में उसे सिरिको के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो पूरब के समुद्र से नमी लेकर आती थी। जिस सुदूर दुनिया से लड़का आया था वहां पर उसे लिवेंटर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां के लोगों का
विश्वास था कि वो अपने साथ रेगिस्तान की रेत और मूरों की जंगों की चीख पुकारें लेकर आती है। शायद चारागाहों के परे के उन स्थानों पर जहां उसकी भेड़ें रहती थीं, लोगों का सोचना था कि हवा एंडालूसिया से आती है, लेकिन वास्तव में हवा ना तो कहीं से आती थी और ना कहीं जाती थी। यही वजह थी कि वो रेगिस्तान से ज़्यादा शक्तिशाली थी। हो सकता है कोई ऐसा समय आए जब लोग रेगिस्तान में दरख्त उगा सकें, यहाँ तक कि वे वहाँ भेड़ों तक को पालने लगें, लेकिन वे हवा को कभी नहीं जोत सकेंगे। तुम हवा नहीं बन सकते, हवा ने कहा। हम दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये सही नहीं है, लड़के ने कहा। मैंने अपने सफर के दौरान एल्केमिस्टों के रहस्यों को सीखा था। मेरे अंदर वो हर चीज मौजूद है जो इस कायनात में रची गई है। हवा, रेगिस्तान, महासागर, तारे, सभी कुछ। हम सबको एक ही हाथ द्वारा गढ़ा गया था और हम सब में समान आत्माएं हैं। मैं तुम जैसा होना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सकूं, समुद्रों को पार कर सकूं, उस रेत को उड़ा सकूं जिसने मेरे खजाने को ढक रखा है, और उस स्त्री की आवाज को बहाकर ला सकूं जिसे मैं प्यार करता हूं। मैंने वो सारी बातचीत सुनी थी जो अभी एक दिन तुम्हारे और एल्केमिस्ट के बीच हो रही थी, हवा ने कहा। उसका कहना था कि हर चीज की अपनी नियति होती है, लेकिन लोग खुद को हवा में नहीं बदल सकते। मुझे कुछ पलों के लिए ही सही हवा होना सिखा दो, लड़के ने कहा, ताकि तुम और मैं इंसानों और हवाओं की अंतहीन संभावनाओं के बारे में बात कर सकें। हवा की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो उन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इंसान को हवा में कैसे बदला जा सकता है। और देखिए कि वो कितना कुछ करना जानती थी। उसने रेगिस्तानों की रचना की थी, जहाजों को डुबाया था, पूरे के पूरे जंगलों को जमीन पर गिराया था, और वो संगीत तथा अजीबोगरीब आवाजों से भरे हुए नगरों के बीच बही थी। उसे लगा कि उसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। तब भी यहाँ एक लड़का था जो कह रहा था कि और भी ऐसे काम हैं जो हवा को करने चाहिए। इसी को हम लोग प्यार के नाम से पुकारते हैं, लड़के ने कहा। उसे लग रहा था कि हवा उसके अनुरोध को स्वीकार करने ही वाली है। जब तुमसे प्यार किया जाने लगता है तो तुम इस सृष्टि में कुछ भी कर सकते हो। जब तुम्हें प्यार किया जाने लगता है तो ये समझने की जरूरत नहीं रह जाती कि क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा होता है। और वैसे में इंसान खुद को हवा तक में बदल सकते हैं। जाहिर है तभी जब हवा इसमें मदद करे। हवा का अपना स्वाभिमान था और लड़के की बातें सुनकर उसे खीज होने लगी थी। उसने और भी तेजी से बहना शुरू कर दिया, जिससे रेगिस्तान की धूल ऊपर उठने लगी। अंततः उसे इस बात का एहसास हो गया कि भले ही वो सारी दुनिया में बहना जानती है, लेकिन इंसान को हवा में बदलना उसे नहीं आता, और ये भी कि वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने लोगों को प्यार के बारे में बातें करते सुना है और आसमान की ओर ताकते देखा है, हवा ने कहा, जो इस बात से काफी खफा थी कि उसे अपनी सीमाओं को स्वीकार करना पड़ रहा था। शायद ये बेहतर होगा कि इस बारे में आसमान से पूछकर देखा जाए। ठीक है, तब इस काम में मेरी मदद करो, लड़के ने कहा। इस जगह को धूल के अंधड़ से इस कदर भर दो कि सूरज ढक जाए, तब मैं बिना चौंधियाए आसमान की ओर देख सकूंगा। इस पर हवा अपनी पूरी ताकत के साथ
बहने लगी और आसमान रेत से आच्छादित हो गया। सूरज एक सुनहरी तश्तरी में बदल गया। वहां शिविर में ये हालत हो गई कि कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। रेगिस्तान के लोग इस तरह की हवा से पहले से ही वाकिफ थे। वे इसे सिमुम के नाम से जानते थे और ये समुद्री तूफान से भी ज्यादा खतरनाक होती थी। उनके घोड़े हिनहिनाने लगे और उनके सारे हथियारों में रेत भर गई। वहां उस चट्टान की चोटी पर एक कमांडर सरदार की ओर मुड़ा और बोला, शायद ये बेहतर होगा कि हम ये किस्सा खत्म करें। उनको लड़का भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चेहरे नीले नकाबों से ढके थे और उनकी आंखों से दहशत झलक रही थी। हमें इसे रोकना चाहिए, दूसरे कमांडर ने कहा। मैं अल्लाह की अजमत देखना चाहता हूं, सरदार ने इज्जत से भरे लहजे में कहा। मैं देखना चाहता हूं कि एक इंसान खुद को हवा में कैसे बदलता है। लेकिन उसके दिमाग में उन दो लोगों के नाम दर्ज हो चुके थे जिन्होंने अपनी दहशत का इजहार किया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि हवा के शांत होते ही वो उन दोनों को उनकी कमान से बर्खास्त कर देगा, क्योंकि सच्चे रेगिस्तानी लोग डरते नहीं हैं। हवा ने मुझे बताया है कि तुम प्रेम के बारे में जानते हो, लड़के ने सूर्य से कहा। अगर तुम प्रेम के बारे में जानते हो तो तुम कायनात की रूह के बारे में भी निश्चय ही जानते होगे, क्योंकि उसकी रचना प्रेम से ही हुई है। सूर्य ने कहा, जहां पर मैं हूं वहां से मैं कायनात की रूह को देख सकता हूं। वो मेरी रूह के साथ संवाद करती है और हम दोनों मिलकर दरख्तों को उगाते हैं और भेड़ों को छांव की तलाश के लिए प्रेरित करते हैं। जहां पर मैं हूं और मैं धरती से बहुत लंबी दूरी पर हूं, वहां से मैंने प्रेम करना सीखा है। मैं जानता हूं कि अगर मैं धरती के जरा सा भी करीब आ गया तो धरती की हर चीज मर जाएगी और कायनात की रूह का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए हम एक दूसरे का ध्यान करते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, और मैं उसे गर्माहट और जीवन प्रदान करता हूं और वो मुझे जीवित रहने की वजह प्रदान करती है। मतलब ये कि तुम प्रेम के बारे में जानते हो, लड़के ने कहा। और मैं कायनात की रूह को भी जानता हूं, क्योंकि हमने ब्रह्मांड की इस अंतहीन यात्रा के दौरान विस्तार से बातचीत की है। वो मुझसे कहती है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक सिर्फ खनिज और वनस्पतियां ही इस बात को समझ पाए हैं कि सारी चीजें एक हैं। न तो लोहे को तांबे जैसा होने की जरूरत है और न तांबे को सोने जैसा होने की जरूरत है। इनमें से प्रत्येक एक अनूठी सत्ता है और उसी रूप में वो अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है। और जिस हाथ ने ये सब लिखा है, वो हाथ अगर सृष्टि की रचना के 5वें दिन थम गया होता तो हर चीज मिलकर शांति की एक सिम्फनी में बदल गई होती। लेकिन 6वां दिन भी था। सूर्य ने कहना जारी रखा, तुम ज्ञानी हो क्योंकि तुम हर चीज को एक दूरी से देखते हो, लड़के ने कहा। लेकिन तुम प्रेम के बारे में नहीं जानते। अगर 6वां दिन न हुआ होता तो मनुष्य का अस्तित्व न होता। तांबा हमेशा महज तांबा बना रहता और रांगा महज रांगा बना रहता। ये सही है कि हर चीज की अपनी एक नियति है, लेकिन एक दिन हर चीज अपनी नियति को प्राप्त होगी। इसलिए हर चीज का खुद से बेहतर किसी चीज में तब तक रूपांतरित होते रहना और एक नई नियति को हासिल करते रहना जरूरी है, जब तक कि कायनात की रूह एक ही वस्तु नहीं बन जाती। सूर्य ने इस बारे में सोचा और उसने और भी तेजी से चमकने का फैसला किया। हवा जो इस बातचीत का आनंद ले रही थी और भी ताकत से बहने लगी ताकि सूर्य
लड़के को चौंधिया न पाता।